Parenting is about raising and celebrating the child you have, not the child you thought you would have. Breen Brown. With this thoughtful quote, we welcome you to this episode of Making Way to #Inclusive Community, a podcast of hope. Today, we welcome Bhavya, a parent who believes in making sure of treating her neurodivergent child as same as a neurotypical child. So, what are we waiting for? Let's know more from her. So, hearty welcome to this episode of Podcast of Hope, Bhavya. थैंक यू नीना दीदी. थैंक यू दीपा. वेलकम. बहुत अच्छा लगा आपने हाँ बोला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ में. तो भव्या, जैसे नीना ने बताया कि आपके दो बच्चे हैं, एक न्यूरो डाइवर्जेंट है, एक न्यूरोटिपिकल है. अपनी जर्नी के बारे में, अपनी पेरेंटिंग जर्नी के बारे में बताइए. और जो न्यूरो डाइवर्जेंट बेटा है आपका, उसका एग्जैक्टली क्या डायग्नोसिस है? मेरे हर्षित का जब मुझे पता चला कि हर्षित 18 महीने का था, तब मुझे पता चला कि हर्षित को ऑटिज्म है. तब मैं उसे पहली बार डॉक्टर के पास लेके गई थी. एंड डॉक्टर सेड कि कोई तो प्रॉब्लम है पर कुछ पता नहीं चल रहा, तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना था. मैं हर्षित को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई. तो दे सेड क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं था, अपने आवाज को ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, अपने नेम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था. तो अच्छा. उन्हें डाउट हुआ कि मे बी सम सिम्टम्स इन ऑटिज्म, मतलब कुछ तो सिम्टम्स इसके अंदर ऑटिज्म के हैं और हमें इसका कुछ थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ी. तो 18 हमने months की एज पे? 18 मंथ्स की एज में हमने उसकी थेरेपी, क्योंकि अब मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ. तो नॉर्मली बच्चे क्या है कि 1 साल के अंदर चलना, कुछ कुछ बोलना सीख जाते हैं, है हाँ ना. हाँ. हर्षित बोलना नहीं सीखा था. हर्षित के वर्ड्स नहीं निकल रहे थे. हर्षित अपनी नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था. हम अगर बोलते थे जाओ मम्मा के पास जाओ, पापा के पास जाओ, तो वो जाता नहीं था. अपनी नजरें नहीं घुमाता था उस तरफ. तो वो हमें लगता, जैसे जो बुजुर्ग होते हैं घर के, तो उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों नहीं करता, ये बोलता क्यों नहीं है. तो मुझे नॉर्मल जो जनरल फिजिशियन होते हैं उनके पास लेके गए थे, और वो सीनियर थे. तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, आप एक बार इसका है ना किसी जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है उसके पास आप इसे लेके जाइए. तब तक हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमें क्या पता चलने वाला है. पर ओके. हम गए, और उन्हें भी कुछ पता नहीं, क्योंकि कई बार हर्षित अपने नेम को रिस्पॉन्ड कर रहा था, कई बार नहीं भी कर रहा था. तो डॉक्टर को भी डाउट हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन डायग्नोज नहीं हो पा रहा. फिर हम गए, उन्होंने हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा, जिन्होंने कुछ असेसमेंट किए उसके. उस असेसमेंट में हमें पता चला कि हर्षित में माइल्ड ऑटिज्म है. तो ओके. हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई. हर्षित के 18 महीने के से, जो 18 महीने का जब वो था, तब हमें डॉक्टर ने थेरेपी स्टार्ट की, जिसके अंदर 45 मिनट की जो एबीए थेरेपी होती है, हमने वो स्टार्ट कराई. एबीए क्या हर्षित होता क्योंकि है? ये अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी होती है. ओके. क्या होता है ना, ऑटिज्म में बच्चे अपने ही दुनिया में रहते हैं. हम्म. अपना ही सराउंड, मतलब अपनी ही एक दुनिया बना लेते हैं, जिसमें कोई एक चीज रहती है उसको देखते रहेंगे. कोई एक पर्टिकुलर जगह रहेगी, वहीं पे बैठे रहना पसंद करेंगे. गोल गोल चीजों को घुमाना, किसी तरीके के पैटर्न्स बनाना किसी आइटम से. जैसे अगर आप उन्हें ट्रेन दे दोगे या ब्लॉक्स दे दोगे, तो कुछ अलग ही अलग तरीके के पैटर्न बनाएंगे. उनको वो चीज वो इंजॉय करते हैं. ओके. अगर हम अगर खिलौनों को सही तरीके से बोले कि इसका यूज इस तरीके का खेलने का, तो वो उस तरीके को एक्सेप्ट नहीं करते. तो वो हम्म. जो थेरेपिस्ट होता है, वो इस तरीके की चीजें सिखाता है ताकि आप चीजों को सही तरीके से यूज करना सीख. आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, जैसे अगर वॉशरूम जाना है, तो वो टॉयलेट ट्रेन करने का पार्ट आ जाता है. आपकी जो नर्सरी का जो पार्ट आता है, जो आप नर्सरी में सीखते हैं, एलकेजी में सीखते हैं, वो पार्ट, एजुकेशनल पार्ट भी एबीए थेरेपी में कंप्लीट होता है. कुछ बिहेवियर्स जैसे को ग्रीट करना किसी को, वो सब एबीए थेरेपी में आता है. आई कांटेक्ट एबीए थेरेपी में आता है. अपने मम्मी पापा को पहचानना, ये सब चीजें, फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये सब एबीए थेरेपी में आता है. मतलब एक तरीके का आपको जिस अलग दुनिया में बच्चा है, उसे वहां से निकाल के
हमारी दुनिया में लाने का एक तरीका है एबीए थेरेपी। फिर हमने हर्षित की स्पीच थेरेपी करवाई के स्पीच थेरेपी में, क्योंकि हर्षित की स्पीच नहीं थी, वो नॉन वर्बल था, वो कुछ भी नहीं बोलता था, तो हमने स्पीच थेरेपी के थ्रू हमने सीखा कि इसको किस तरीके से बुलवाना है। तो स्पीच थेरेपी हमने कंटिन्यू रखी। कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हमने ली, क्योंकि उसके अंदर सेंसरी इशू थे। कुकर की सीटी जब लगती थी तो उसको बहुत तेज लगती थी, वो कान बंद कर लेता था। मंदिर की घंटी उसे नहीं अच्छी लगती थी। सीढ़ियों से नीचे वो जंप नहीं कर पाता, मतलब स्टेयर्स नहीं अप एंड डाउन कर पाता था। वो गोदी में डरता था नीचे देखने से। स्विंग नहीं करता था, स्लाइड्स नहीं जाता था, क्योंकि ओके। वेस्टिबुलर कुछ ऐसा रहता है, तो वो उसके अंदर सेंसरी इशू ज्यादा थे। उसके लिए हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी ली। टेक्टाइल इश्यूज थे, सेंसरी इश्यूज थे, कुछ साउंड का, टच का। तो वो सब हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी से सीखा। एंड देन वी अप्लाइड इन एट होम। हमने उसे उन चीजों को घर पे भी अप्लाई किया, यानी हम सीखते रहे और उसे घर पे भी अप्लाई करते रहे। ऐसे ओके। करके ये हमारी जर्नी रही, जिसके अंदर ओके। हर्षित ने बहुत कुछ सीखा। एंड देन मैंने मदर एंड चाइल्ड का कोर्स किया, क्योंकि हम कब तक बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेके जाए। तो वो मैंने मदर एंड चाइल्ड का कोर्स किया। मैंने खुद सीखा कि मुझे मेरे बच्चे को घर पे थेरेपी, क्योंकि थेरेपिस्ट 1 घंटे की थेरेपी देगा, 23 आवर्स मेरा बच्चा मेरे पास है, तो मैं उसे घर पे कैसे सिखाऊं। वो मैंने करेक्ट। उनसे सीखा। उसके बिहेवियर्स को मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ वो मैंने सीखा। थेरेपिस्ट की गाइडेंस लेती रही और उसके बाद उन सब चीजों को अप्लाई करती रही घर पे। आज हर्षित मोस्टली नॉर्मल बच्चे की तरह, नॉर्मल अडल्ट की तरह है। बहुत कुछ मुझे संभालता है, मेरे घर को संभालता है। वेरी गुड। तो मतलब जब आपने सेंसरी इश्यूज के बारे में बताया तो एकदम से एक मतलब थॉट आया मेरे मन में, क्योंकि कई बार देखा गया कि मूवी थिएटर या ऐसे कुछ जगह पे जब ये बच्चे जाते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और कई बार लोग, एक कहानी भी सुनी थी अभी रिसेंटली कि जहाँ पे एक बच्चा गया, उसको इश्यूज हुए, जहाँ पेरेंट्स मतलब मूवी नाइट के लिए आए थे और पेरेंट्स को, कई पेरेंट्स वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे कि उस बच्चे के लिए, जब थिएटर वाले ने लाइट ऑन किया, वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। तो क्या कभी आपने मतलब ये थेरेपी के साथ साथ हर्षित को ये चीजें भी उससे एडजस्ट करने के लिए ऐसा कुछ आपने कराया, या हाँ, वो कर सकता है? हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे बच्चों को नेल्स कट होने में, आप वॉइस से, हेयर कट करने में कई बार प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या होता है ना कि समाज को इस चीज के लिए तैयार करवाना पड़ता है कि मेरे हम्म। बेटे, जो प्रॉब्लम हमारे साथ है अब वो तो हम्म। है, लेकिन हम अब हम्म। इसको हटा तो नहीं सकते इस इंसान को इस दुनिया से। इसे तो इसी सही दुनिया के बात। लायक बनाना है। तो क्यों सही। ना आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें। हाँ। तो हमें बच्चे की भी कंडीशनिंग करनी पड़ती है। जैसे कभी मैं अगर उसका हेयर कट करवाती तो हेयर कट नहीं करवाता था। पहले तो हाँ। मैं जो हेयर ड्रेसर होता था उसकी कंडीशनिंग करके आती थी, भाई देखो मैं एक ऐसे इंसान को लेके आऊंगी, मैं भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम थोड़े से हाँ। पैसे ज्यादा चार्ज कर लेना, हाँ। लेकिन धीरे धीरे उसकी कटिंग करना, क्योंकि हाँ। देखो उसे आपके प्यार की और आपके साथ की जरूरत है। तो सही मेरा कहा। बच्चा लंबे बालों में तो रहेगा नहीं, जरूर कोई ना नहीं। कोई हाँ। तो उसकी मदद करेगा। तो प्लीज हाँ। क्यों नहीं वो मदद आप का करो। हाथ आप मेरी तरफ बढ़ाए। तो हाँ, ये उन्होंने मेरी सही। मदद करी। हाँ। फिर मैंने अपने बेटे को समझाया, मैंने कहा अपने को हेयर कट करवाने जाना है, स्मार्ट बनना है, अगर आप हेयर कट करवाओगे तो मैं आपको आपकी पसंद की रिंग दूंगी। उसे रिंग से खेलना बहुत ओ। पसंद है, अभी भी मेरे घर में बहुत सारी रिंग पड़ी है। तो तो वो मैं एज अ मतलब रिवॉर्ड के तौर पे मैं उसे रिंग दे देती थी, कभी हाँ। चॉकलेट्स दे देती थी। तो वो थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम होती थी, वो जैसे वो हेयर ड्रायर चलता है तो उसे प्रॉब्लम होती थी, वो मैं अवॉइड करवा देती थी। मैंने कहा आप इससे अवॉइड कर दो, आप किसी और तरीके से करो। तो उसके ऑल्टरनेट मैंने ढूंढे, बार्बर ने भी ढूंढे। उसमें बार्बर ने उसको समझने की कोशिश करी, हर्षित ने उसे समझने की कोशिश करी। हर्षित अराउंड 3 इयर्स का था, तब से लेके अब तक हेयर ड्रेसर वही है, वही बार्बर है, और अरे वही वाह। उसके बाल बना रहा है। और आज इतनी बहुत। अच्छी दोस्ती है। आज वो जाता है उसके उसके सैलून की सारी लाइटें जला देता है। बोला बेटा बिल मैं तेरे मम्मी पापा से ही लूंगा। ये बढ़िया। बढ़िया है। तो भव्या, जब आपने बताया किस तरह से आपने बार्बर को समझाया और हर्षित और उनकी जो बॉन्डिंग है अभी भी, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है पेरेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि थेरेपी ही सब कुछ है।
जब हम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, थेरेपिस्ट उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने ये बताया कि थेरेपी अलग, मतलब इज टू हेल्प यू, एंड उसके साथ साथ एज अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पे फोकस करें। सो थैंक यू फॉर कमिंग अप विद दैट वैलिड पॉइंट, बिकॉज ये काफी सारे पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ मतलब हेल्पफुल होगा। तो दूसरी बात जो मुझे ये जानना है आपसे, जिस तरह आपको पता चला, डायग्नोसिस हुआ, तो आप जैसे आपने बताया कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो किस तरह का सपोर्ट, एक्सेप्टेंस आपकी फैमिली से हर्षित को मिला? मेरी फैमिली का एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के बड़े भाई यानी मेरे जेठ, हमारी ये फैमिली है। मेरे हस्बैंड मतलब हम दो देवरानी जेठानी हैं। तो मेरे जेठ का रिस्पांस बहुत अच्छा था। जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम है, यानी उनके छोटे भाई के बेटे में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपने भाई को पूरी तरह से दुकान से फ्री कर दिया कि अभी तुम्हें जाना है और सिर्फ अपने बच्चे को टाइम देना है, क्योंकि थेरेपीज मैं अकेले जा नहीं सकती थी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। तो हमारे बेटे को ले लेके एक मॉर्निंग में हम निकलते थे, जैसे मॉर्निंग हम इससे 7 o'clock उठाते हर्षित को, और उठा के हम इसको पॉटी ट्रेन करने के लिए हम इसे सीढ़ियों में लेके जाते थे, कभी कहाँ लेके जाते, ताकि इसके मोशन आए इसको, और हम पॉट साथ में ले लेके भागते हाँ हाँ। थे। तो वो टाइमिंग रहता था कि इसको उठाओ, इसको पॉटी ट्रेन करवाओ। फिर इसका 8:30 का स्कूल होता था, हम इसे स्कूल साथ लेके जाते थे। 10 o'clock तक हम दोनों पेरेंट स्कूल में ही रहते थे, नॉर्मल स्कूल था तब। फिर वहां से लेके हम इसको 11 o'clock थेरेपिस्ट, एबी थेरेपिस्ट लेके जाते थे। फिर वहां से हम इसको लेके वापस घर आते, इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते घर पर ही, जो हमने सीख रखी थी वो करा के। फिर हम इसको खाना खिलाते, दोनों हस्बैंड वाइफ इसको खाना खिला के इसको सुलाते। फिर 4:30 पे हम स्पीच थेरेपी के लिए भागते थे। ओके। तो फिर वहां से 5:30 फ्री होते, 6 o'clock हम गार्डन आते। हर्षित को गार्डन पे हम बीम जो होता है बीम पे वॉक करवाना, थोड़ा सा स्लाइडिंग करवाना, थोड़े से स्विंग करवाना। तो ये सब चीजें कराते हुए हम रात को 7 बजे घर आते, फिर वापस इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते। तो इस पूरे काम में 5 साल के लिए हमारे जेठ ने मेरे हस्बैंड को पूरी तरीके से फ्री करा था कि आप दुकान पे नहीं आएंगे, दुकान मैं संभालूंगा, आप घर पे रह के अपने बच्चे को संभालिए। तो ये और नहीं, जो घर के 5 साल मेंबर्स थे, लंबी जर्नी थी, 5 साल लंबी जर्नी थी ये, मतलब। हाँ, मेरे जेठ ने बहुत सपोर्ट किया। उनकी बेटी वंशिका, उसने छोटी माँ का रोल प्ले किया। क्या होता है ना कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो छोटे बच्चे से ही सीखता है। हाँ। तो मेरा बेटा अपनी बड़ी बहन जो उससे 1.5 साल बड़ी है केवल, हम्म। उसने छोटी माँ का रोल प्ले किया। मैं जैसे जैसे हर्षित को सिखाती, पहले मैं वंशिका को सिखाती थी, वंशिका हर्षित को सिखाती थी। वाओ। और इस तरीके से उस बच्ची ने उसको बच्चे को संभाला। वो खुद 3 साल की थी और खुद 1.5 साल के बच्चे को संभाल रही थी। अच्छा भव्या, इस बीच में मतलब हर्षित का भाई बहन था नहीं था? मतलब ही इज योर बहुत एल्डेस्ट चाइल्ड? बहुत हर्षित मेरा एल्डर चाइल्ड है, लेकिन मेरी जेठानी के बच्चे जो बड़े हैं हर्षित से, अच्छा। क्योंकि दो बच्चे थे। एक लक्ष्य जो 5 साल का था हर्षित के टाइम, और वंशिका 3 साल की थी। तो तीनों बच्चे आपस में मिलकर उसको संभालते, उसके बिहेवियर्स को हैंडल करते। और अगर मेरी नंदों, जैसे मेरी सिस्टर इन लोग के बच्चे समर्स में आते थे, तो जैसे मैं बोलती थी ना हर्षित को है ना थोड़ा सा प्रेशर दो, क्योंकि वो हाइपर हो जाता था, चीजें फेंकता था कई बार। तो मैं बोलती थी इसको ना प्रेशर देना पड़ेगा इसकी बॉडी को, तो सारे बच्चे उसको तकिया लेके प्रेशर देते थे। वो उसकी कंडीशन को समझते थे कि अब हर्षित के साथ क्या करना है। तो हर्षित को अपने साथ घुमाने लेके जाना, उसको दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाना, इन सब में मेरी जॉइंट फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और उसकी नॉट डायग्नोसिस इवन में भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सपोर्ट तो उनका ही था। डायग्नोसिस भी उन्होंने आपको बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, जाके लेके जा। दैट वाज बीइंग हाँ अलर्ट, है ना? हाँ, वो अलर्ट थे क्योंकि उसकी स्पीच नहीं आ रही थी। फैमिली का तो सपोर्ट स्पीच होना। नहीं आने के पीछे हमारे को डॉक्टर के पास गए,
एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को सजेस्ट किया, दूसरे डॉक्टर ने तीसरे को, ऐसे करके थोड़ा सा डॉक्टर डॉक्टर खेला हम लोगों ने। पर ठीक है, एक डायग्नोसिस मिल गया, हम थके नहीं, क्योंकि हमें राइट डायग्नोसिस चाहिए था। कई बार पेरेंट्स थक जाते हैं, यार नहीं हो रहा छोड़ देते हैं, जो होगा थोड़ा बड़ा होगा अपने आप सीख जाएगा। नहीं, अब वो जमाना नहीं रहा कि छोड़ देते हैं। अब हाँ, किसी वो चीज सही में से कहा। कुछ भी निकल के आ सकता है। तो प्लीज आप राइट डायग्नोसिस जब तक नहीं हो, प्लीज फाइंड आउट करो कि क्या दिक्कत है मेरे बच्चे के साथ। सही। एंड आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग समझते हैं कि आजकल ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली है, तो लोगों को लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। बट ये चीज है कि साथ में रह के जो सपोर्ट सबका मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने इस बात को बता के, और हर्षित एक एग्जाम्पल है उसका। तो मतलब नीना, आपको मुझे काटना ये। चाहूंगी यहाँ पे एक हम्म। बात। हम्म। हमारे पास है ना एक बहुत बड़ा सवाल होता है, मेरे बाद मेरे बच्चे को कौन देखेगा। हम्म। अगर आप करेक्ट। जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो आपका सवाल शायद ये सवाल ही नहीं रहेगा। हाँ, ये सही कहा आपने। बट एवरीवन इज हम्म, नॉट आप। ब्लेस्ड टू हैव सच अ सपोर्टिंग फैमिली। हाँ। नहीं, हाँ, उसका भी फर्क नॉट पड़ता है। एवरीवन। और लेकिन आपके केस में थैंकफुली यू हैव बीन हैविंग दैट सपोर्ट, दैट्स रियली गुड एंड अप्रिशिएट। और आप उस चीज देखो, को एक्नॉलेज कर रही हो, अप्रिशिएट कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि करेक्ट। फैमिली के सपोर्ट को जब तक आप उनको एक्नॉलेज नहीं करोगे, वो मतलब कोई भी डिस्करेज होता है, करेक्ट। और आई एम श्योर आपको अपने लेवल पे पेशेंस रखना पड़ा होगा, उनको अपने लेवल पे पेशेंस रखना पड़ा होगा। लेकिन ऑटिज्म में जैसे जनरली देखा जाता है कि जनरली बच्चे जो हैं बहुत सोशल नहीं होते, पेरेंट्स बहुत शर्माते हैं। फैमिली वाले, इनफैक्ट दादा दादी, मतलब खुद के पेरेंट्स, मतलब माँ बाप तो जो अपने बच्चे के साथ करेंगे ही करेंगे, लेकिन कई बार दादा दादी में एक्सेप्टेंस नहीं आता, वो दुनिया के सामने अपने पोते पोती को नहीं ले जाते जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। और आपके केस में ये बहुत सपोर्टिव रहा। तो आप लोग क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि हर्षित को हम बाहर नहीं ले जा रहे हैं या लोगों से नहीं मिलवाएंगे, इस तरह का कोई नहीं एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ, मतलब मोस्टली क्या रहा है ना दीपा, कि मैं, हर्षित हमेशा मेरे साथ रहा है। ओके। तो मैं ही उसे बाहर लेके गई हूँ, मैंने ही उसे पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया है। मैं गार्डन लेके जाती थी उसे। तो मुझे याद है एक बार उसने किसी बच्चे को आ, हिट कर दिया था, मतलब जानबूझ के नहीं, कुछ पुश किया होगा। हम्म। तो उसके पेरेंट मेरे पास आए और उनके पेरेंट ने बोला कि आप अपने बच्चे को संभालिए, वो मेरे बच्चे को मार रहा है। उनका इंटेंशनली नहीं मारा, बच्चे आपस में चोट लग जाती है। तो जब उसने हर्षित को देखा तो उसने बोला कि इस पागल बच्चे को तो जीने का भी अधिकार नहीं, अरे बाप रे। इसे तो मैं जमीन पे गाड़ दूंगा। तो भाई इसे फिर से बोल जो बोला है। तो इसे जमीन अच्छा। में, मतलब वहां मेरी थोड़ी फाइट हो गई। और गार्डन में जितने भी लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप सबको लगता है कि इस बच्चे को मर जाना चाहिए, ये इस इंसान को इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए, क्या जीने का अधिकार इसका नहीं है? क्या आपके बच्चे में और इसके बच्चे में लड़ाई नहीं हुई है? तो क्या ये हम्म। बच्चा, क्योंकि थोड़ा सा परेशान है, तो अगर इसने किसी को पुश कर दिया तो क्या इसे मार देना चाहिए? तो एवरीबॉडी, जो वहां पे जितने भी लोग थे, उन सब ने उस इंसान को समझाया, बोला लड़ाइयां हर बच्चे में होती है, और ऐसा नहीं कि इस बच्चे ने जानबूझ के किया है। तो मैंने अपने आसपास के लोगों को अपने सपोर्ट में लाया और उसको ये बताया कि जीने का अधिकार हर इंसान का है। तो मैं कभी डरी नहीं अपने बच्चे को बाहर ले जाने में। मैंने अपने बच्चे के लिए सबसे फाइट किया है, उसे पूरी दुनिया से, पूरे समाज से इंट्रोड्यूस करवाया। इवन फ्लाइट में मैं अभी वैष्णो देवी उसे लेके गई थी, वो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठना चाह रहा था। तो स्टाफ ने मुझे बोला कि नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं बैठना चाह रहा है, आप प्लीज इसे रास्ते से ही लेके जाइए। मैंने कहा नहीं, ये बैठेगा, आपको बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है मुझे, कि आप बस थोड़ा मुझे इसे बिठाने में हेल्प कीजिए। तो वहां जितने भी लोग थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, प्लीज आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये भी परेशान हो रहा है, आप इसे हेल्प कीजिए, इसे मोटिवेट कीजिए, तो ये बैठ जाएगा। और फाइनली सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और वो हेलीकॉप्टर में बैठ गया। आराम से वैष्णो देवी ऊपर चढ़ता हुआ गया हेलीकॉप्टर में, और आराम से 3 किलोमीटर की यात्रा उसने पैदल पैदल आके नीचे उतर के की। बढ़िया। तो लोगों को अपने साथ हमें लाना है।
लाना हमें होगा। डरना हाँ नहीं है। हाँ। सेंसिटाइज मतलब करने की पेरेंट्स को जरूरत ना है। ओपन करना पड़ेगा, पेरेंट्स को हाँ, मतलब शाई, दे शुड नॉट शाई अवे एक्चुअली। कई पेरेंट्स होते हैं कि अरे लोगों क्या सोचेंगे अगर उनको पता चले कि हमारा बच्चा ऑटिज्म में है या कुछ भी डिसेबिलिटी है। तो इस वजह से भी लोग मतलब इंटरेक्शन नहीं रखते हैं आपस में। आई थिंक भव्या आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस इंसान को बताना जरूरी था कि जीने का हक सिर्फ उसके बच्चे का नहीं, सारे बच्चों का है, सारे बच्चों का, चाहे वो हाँ। किसी भी हाल में हो अगर मैं सबको। ही मेरे बच्चे के साथ नहीं खड़ी रहूंगी तो दुनिया हम्म। कहाँ से खड़ी होगी। हाँ सही कहा। तो मेरे बच्चे को कॉन्फिडेंस तो मुझे ही देना है ना कि नहीं मैं हूं और तू कर सकता है। तो आपको बच्चा करेक्ट। रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपको करके दिखाएगा। उसने हेलीकॉप्टर में मुझे बैठ के दिखाया क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया। अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करती तो वो नहीं कर पाता। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती तो वहां के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। पहला मेरा एक्सेप्ट, मेरा उसे एक्सेप्ट करना, पहला मेरा उस पर विश्वास करना, ये दो चीजें बहुत जरूरी है किसी भी न्यूरो डाइवर्स बच्चे के लिए। उसके पेरेंट का एक्सेप्टेंस और उस बच्चे पे विश्वास। भव्य, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर अपने बच्चे के लिए मैं नहीं खड़ी होंगी तो कोई और कैसे होगा। दैट आई लव यू, आई लव दिस सेंटेंस। अच्छा, एक चीज अब मुझे ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है। और मैंने जितना आसपास में देखा है, कई बार नॉर्मली भी हम वी ऑल हैव सिंगल चिल्ड्रन राइट। आजकल एक बच्चे के बाद में कई बार हम सोचते नहीं है कि दूसरा करने की हिम्मत नहीं होती, फॉर एक्स वाई जेड रीजन। आप जिस तरह से बिजी रहे और जिस तरह से आपने हर्षित के लिए बताया कि ही इज योर एल्डेस्ट चाइल्ड, और फिर आपने सेकेंड टाइम कंसीव करने के पहले आपको डर नहीं लगा, या क्या बहुत चीज लगा। थी? आपने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए या क्या है? क्योंकि बहुत लोगों में अभी भी ये अवेयरनेस नहीं है। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है कि ऑटिज्म डिजीज वो एक से दूसरे में नहीं फैलती। तो आपने किस तरह के टेस्ट करवाए, या व्हाट वाज द जर्नी बिफोर कंसीविंग योर सेकंड चाइल्ड? और अब हाँ, एक चीज और भी पूछूंगी। आपने जो कंसीव तो कर लिया, अब दोनों भाइयों के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, एंड हाउ डू यू मैनेज एक न्यूरोटिपिकल और एक न्यूरो डाइवर्जेंट? बताती हूँ। जब आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि जब दूसरे बच्चे के लिए मैंने कब सोचा और क्या सोचते हुए मुझे डर नहीं लगा, तो मैं बताऊंगी आपको कि नहीं मुझे बहुत डर लगा दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हुए। क्यों? क्योंकि लगता है ना कि अगर पहला बच्चा ऐसा है तो दूसरे बच्चे में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो एक को तो हम संभाल ही रहे हैं, एक को हम अच्छा जीवन दे नहीं पा रहे। और उसको हम इतना स्ट्रगल करा रहे हैं क्योंकि इन बच्चों में, ये बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं हमारी दुनिया में आने के लिए। हमें लगता बहुत। है हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ये परेशान हो रहे हैं। तपती धूप में थेरेपिस्ट के पास जाना, फिर वहां से वापस आना, फिर दूसरी थेरेपी पे जाना। आप तो बाहर बैठे हो, स्ट्रगल तो बच्चा कर रहा है थेरेपी के साथ। मैं बोलना चाह रही थी ये चीज कि सिर्फ आपने तो मेहनत नहीं की ना। हम हाँ, प्यासे को कुएं के पास ले जा सकते हैं, लेकिन प्यासे को रस्सी खींच के पानी तो खुद पीना है। तो हाँ। आप तो ले तो गए मेन थेरेपिस्ट स्ट्रगल तक, तो उस बच्चे का मेहनत है। तो उसने की। उसने एक्चुअल की उसने की। तुम्हारी दुनिया में आने के लिए। तुमने मेहनत नहीं की एग्जैक्टली। उसकी दुनिया में जाने के लिए। तुम उसे अपनी दुनिया में लाना चाह रहे हो, तुम उस पर अपनी चीजें थोप रहे हो और वो कोशिश कर रहा है। प्लीज अप्रिशिएट हिम, प्लीज अप्रिशिएट देम कि वो यस। कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे भी डर लगा, पर मुझे चाहिए था क्योंकि क्या होता है ना, हमारा समाज बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता हमारे बच्चों करेक्ट। को। तो मैं चाहती थी कि हर्षित बर्थडे पार्टीज पे नहीं जा पाता, किसी के साथ खेल नहीं पाता। हालांकि लक्ष्यवंशिका थे, पर लक्ष्यवंशिका बड़े हो रहे थे, लक्ष्यवंशिका के अपने अपने चैलेंजेस थे। अब कौन, अब हर्षित के लिए कौन आएगा, कौन खेलेगा उसके साथ, कौन उसे अपने साथ घुमाने लेके जाएगा। तो लाइक जरूरत पड़ी कि व्हाट आफ्टर अस फिर सवाल आया। और मुझे भी कहीं ना कहीं नीड थी कि मैं भी माँ शब्द सुनूं। हाँ। मैं भी एक नॉर्मल माँ की तरह जिंदगी जीऊं। तो सोचा एक सेकंड चाइल्ड के लिए। पर फिर डॉक्टर के पास गई, जो जेनेटिक डॉक्टर्स होते हैं उनके पास। मेरे को मेरे जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुझे जेनेटिक डॉक्टर के पास भेजा। मैं उनके पास गई। हर्षित का एक जेनेटिक टेस्ट हुआ जिसके अंदर हर्षित में एक रेयर डिसऑर्डर आया जिसका नाम है माइक्रो एरे।
जो एक तरीके का रेयर डिसऑर्डर है। अभी इंडिया में सेकंड चाइल्ड हर्षित है उस केस का, माइक्रो एरे क्या अकॉर्डिंग होता टू है? डॉक्टर। ओके ओके, माइक्रो एरे माइक्रो क्या एरे है? में क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ क्रोमोसोम होते हैं, हम्म। उन क्रोमोसोम से हमारा पूरा डीएनए बनता है, पूरा। करेक्ट। तो हर्षित का जो सेकंड नंबर का क्रोमोसोम है, जिससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, फंक्शंस रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स रहते हैं, हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग रहता है, थॉट रहते हैं, वो सब उससे चलते हैं। तो हर्षित के उस सेकंड नंबर के क्रोमोसोम में मल्टीपल क्रैक्स हैं, मल्टीपल क्रैकेजेस हैं, तो कई तरीके से टूटा हुआ है। ओके। तो उसकी वजह से उसका ब्रेन का फंक्शनिंग, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग सही नहीं हो पाती है। पर आई एम ब्लेस्ड, हर्षित में ऐसे कोई सिम्टम्स अभी शो नहीं हो रहे हैं। ओके। हर्षित अपना, अब क्योंकि या तो मैंने बहुत मेहनत कर ली उसके ऊपर, तो अभी वो चलता भी है, वो भागता भी है, और वो अपने आप खा लेता है, अपने आप नहा लेता है, अपने कपड़े भी अपने आप पहन लेता है। थोड़ा सा मोटा है, ओबेसिटी का भी उसके अंदर है, थोड़ा सा हेल्दी है, पर ठीक है। लेकिन ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हर्षित ने खुद से गेन किया है, में पेरेंट्स का कोई रोल नहीं था। ओके। तो हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि क्योंकि हर्षित ने ये जेनेटिक डिसऑर्डर खुद से लिया है, तो कुछ पेरेंट्स का कोई रोल नहीं म्यूटेशन उसकी बॉडी में, जेनेटिक म्यूटेशन उसकी था बॉडी में हुआ है, विच हैज नॉट बॉडी बीन में, पास्ड बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स की इसमें कोई पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन नहीं है। हर कोई इंसान कंट्रीब्यूशन। के अंदर जो, ऑब्वियसली हम सब क्रोमोसोम्स से ही बने हुए हैं, हर इंसान के अंदर जो बॉडी फंक्शनिंग है, जो सेल्स हैं, अपने आप में हर बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं, है ना? तो आपने ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की कि दिस वॉज नॉट पास्ड ऑन बाय द पेरेंट्स। कुछ चीजें पैदा होने के बाद बॉडी के अंदर खुद ही कुछ चेंजेस आते हैं, जिनका जिनके ऊपर किसी का कोई बस नहीं है। सो आपके ऊपर आप ब्लेम लेने से बच गए, दोनों हस्बैंड वाइफ, एंड दैट वाज सो गुड फॉर यू टू गो फॉर दैट टेस्टिंग। मतलब मेरे को ये हाईलाइट करना था समहाउ। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, अच्छा किया। कुछ चीजें मुझे लगता है कि मैं नहीं बता पा रही हूँ किस तरीके से, पर अच्छा हुआ आपने बताया उस चीज को। हाँ। फिर स्टार्ट हुआ हमारा सेकंड चाइल्ड का जर्नी। तो हमने हम्म। आ, हर्षित, ईशान, मेरा जो यंगेस्ट चाइल्ड है ईशान, उसके लिए ट्राई किया। और उसके लिए भी पर एक कॉम्प्लिकेशन था कि डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि जेनेटिक के 1% चांस भी हम नहीं चाहते, तो उसके लिए एक नीडल टेस्ट हुआ था मेरा, जो वॉर्म में ही ब्लड टेस्ट होता है, उसे अच्छा। नीडल टेस्ट बोलते हाँ हाँ हाँ। हैं। वो मेरा हुआ था। उस नीडल टेस्ट में पता चल जाता है कि बच्चे में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मेरा हुआ था। बाय लकीली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी नीडल टेस्ट में। मैं सेफ थी, मेरा बच्चा सेफ था। और आफ्टर 9 मंथ बाद ईशान मेरी गोद में था। और अभी जब अभी ईशान इन मेरी दोनों गोद की में था, बॉन्डिंग कैसी है? जब आपने बॉन्डिंग बोला हुई ना। 9 मंथ। मैंने हाँ। जब ईशान मेरे पेट में था, मैंने तभी हर्षित को समझाना शुरू कर दिया था कि आपका फ्रेंड मेरी गोद में है, मेरी वॉर्म में है। ओ। तो ये जब बाहर आएगा तो आपके साथ बहुत खेलेगा, आपके साथ बहुत लड़ाई भी करेगा, आपके साथ गेम भी खेलेगा, पर आपको इसको बहुत प्यार करना है। ये आपका बेबी है, आपको इसे संभालना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे नीना, जब ये बाहर आया तो हर्षित ने हाँ। एक माँ का रोल प्ले किया। वाह। हर्षित उसके बाद और समझदार हो गया, सेकंड चाइल्ड के हाँ बाद। हाँ। उसे उठाना, गोदी में उठाना, उसे प्यार करना, उसकी हम्म नेपीज चेंज करना, उसे प्रैम्प में वॉक घुमाने लेके जाना, इवनिंग वॉक हम्म कराना उसे। हम्म। इवनिंग जब वो स्क्रॉल करता था और बाय चांस हाँ सीढ़ियों की तरफ आ जाता था, तो हाँ उसे हाँ। उठा के वापस अपनी जगह पे लेके आना और मुझे बुलाना, मम्मा वो क्रॉल करते हुए सीढ़ियां, स्टेयर्स की तरफ जा रहा है। तो फिर वो दरवाजा लॉक कर देता था ताकि वो स्टेयर्स की तरफ नहीं जाए। आप मतलब बिलीव नहीं, रेस्पॉन्सिबल। हाँ, एक उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबल। पूरी ली। उसने हम्म। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट इवन वो मेरे घर, हर्षित की ईशान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है,
वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अभी मैं एक अक्यूट प्रॉब्लम, मतलब पेन हुआ था मुझे, जिसमें मुझे अल्सर्स हैं इंटेस्टाइन में। तो उससे मैं काफी परेशान थी। 12 दिन में हॉस्पिटल में थी, तो उसी ने अपने छोटे भाई को संभाला। जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो उसने खुद को भी संभाला, अपने भाई को भी संभाला। हर्षित जब ने? मैं घर आई, हर्षित ने। कितने साल का है हर्षित? तो हर्षित अभी 15 साल का है। और ईशान? मतलब आपने आपने ईशान जितनी पांच बातें साल अभी का तक की। अच्छा। ईशान 5 साल का है, 10 years हर्षित डिफरेंस। 15 साल का। 10 साल हाँ का गैप है दोनों में। हाँ। ऐसे लग रहा है जितनी बातें अब तक भव्या ने हमसे शेयर किया, यू नो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे या आपको भी दिखा होगा, पेरेंटिंग के ऊपर था कि हाउ मच पेरेंट्स कैन प्ले, हाउ इम्पोर्टेंट रोल अ पेरेंट कैन प्ले, बी इट अ न्यूरो डाइवर्जेंट और न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, राइट। तो बहुत अच्छा लगा भव्या कि एज पेरेंट आपने कितनी मेहनत की थेरेपिस्ट के पास जाने के बाद भी। तो और हम और जानना चाहते हैं, ईशान जैसे आपने कहा स्कूल जाता है, तो उसके स्कूल के बारे में और अपनी आगे की जर्नी के बारे में, उसके बारे में आपने और क्या सोच रखा है, कैसे, उसके बारे में जरा बताएं। नीना, ईशान अभी स्कूल जाता है, HKG में पढ़ रहा है वो। और कई बार अगर वो अपना होमवर्क नहीं करता तो हर्षित उसे पकड़ के लेके आता है, चलो अपना होमवर्क करो। बढ़िया। नीना, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, होम कंफर्ट बेडशीट एंड डेकोर, जो एक मैन्युफैक्चरिंग भी है, कस्टमाइजेशन भी मैं उसमें करती हूँ। इसमें सारे ओके। मेरे होम फर्निशिंग आइटम है। ओके। इसमें हर्षित मेरी बहुत हेल्प करता है। जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसे उसका सामान नीचे तक ड्रॉप करके आना, और उन्हें हाँ शो ऑफ करना, चीजों को, हाँ। आइटम्स उन्हें शो करना, ये सब चीजें वो हर्षित करता है। मेरा पर्पस है मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जहां पे जितने भी न्यूरो डाइवर्स अडल्ट हैं वो हम्म मिलके काम करें, हम्म और खुद की अपनी उनकी खुद की इनकम हो, और वो हम्म। रिस्पेक्ट के साथ जी सके। वेरी गवर्नमेंट गुड। कई सारी वो निकालती हैं, स्कीम्स निकालती हैं, हाँ पर हाँ। गवर्नमेंट के भरोसे क्यों रहना? क्यों नहीं खुद हम्म। का कुछ करना? अपने बच्चों करेक्ट। को, अपने आ, बाकी बच्चों पे तो मेहनत कर रहे हो ना, इन पे भी मेहनत करो, इन्हें भी इस लायक बनाओ कि खुद का हम्म बिजनेस खड़ा करे, इन्हें मदद हम्म करो। मैंने, हम्म ईशान 1 साल का था तब मैंने मेहनत करी इस बिजनेस को खड़ा करने। आज एक हम्म। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, धीरे धीरे एक बिल्डिंग भी खरीद लूंगी, और सपना गुड। है कि ऐसे ही सारे न्यूरो डाइवर्स लोग वहां पे काम करेंगे, उनकी खुद की सैलरीज होगी, वो पैकेजिंग मैनेजिंग सब करेंगे। और मुझे पता है वो सब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हाँ बेटा कर सकता है। मेरे बेटे ने मुझे 2 बार जीवन दान दिया है। अभी मैं कैसे? बता हाँ रही थी ना वो, हम्म कैसे, अभी मैंने बताया ना, वो अल्सर्स, मेरे को इंटेस्टाइन में अल्सर्स हाँ थे, हाँ है हाँ। अभी भी। और हम्म ओके। इतने, क्योंकि वो 12 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी, दवाइयां खा रही थी, डॉक्टर ने मुंह से पानी भी बंद कर दिया था, सब ड्रिप पे थी, बॉडी से 8 kg वेट मेरा लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर आ गया, कहीं ना कहीं हम्म मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गई, और अपने हम्म आप को खत्म करना चाह रही थी कि मुझे हम्म। नहीं अरे जीना बाप है। रे। और मैं छत की तरफ जा रही थी तो हर्षित ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं मम्मा, चलो रूम में हम्म सो जाओ। उस समय मुझे पेन किलर दिया, और स्लीपिंग पिल्स दी हुई थी, तो वो मुझे अपना हाथ पकड़ के उसने मुझे सुला दिया। कहीं ना कहीं उसे समझ में आ गया था कि मम्मा कुछ गलत करने जा रही। हम्म सेकेंड टाइम जब मेरे घर में कोई नहीं था, हम्म तो मेरे बेटे ने फिर से मुझे जीवन दान दिया, क्योंकि फिर मुझे वो पैनिक अटैक आया, मुझे लगा मुझे छत पे जाना चाहिए और मुझे ना सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन ब्रेन पे इतना कंट्रोल था मेरे, तो मैंने कांच के ग्लासेस तोड़ दिए अपने, क्योंकि मुझे नहीं जाना था, लेकिन ब्रेन फोर्स कर रहा था कि नहीं जाओ, और मैं हाँ कंट्रोल कर रही थी कि नहीं जाना है, हाँ क्योंकि बच्चे हैं छोटे मेरे। हाँ। पर हर्षित फटाफट से गया और नेबर्स को बुला के लेके आया। मेरे छोटे बेटे ने अपने पापा को कॉल किया, ऊपर मेरी मदर इन लॉ रहती है, चाची सास, उनको फटाफट से बुला के लेके, दादी दादी मम्मा। तो वो इस तरीके से, तो सब लोगों को इकट्ठा किया और मेरी जान फिर से बचाई। तो मेरे, और आज भी मुझे जब, अभी वो 2 बजे आएगा, आते ही पहले मुझे दवाई देगा, खुद खाना खाएगा, और मुझे अपने साथ सुलाने ले जाएगा, बोला चलो सो जाओ। सो स्वीट।
तो और मतलब ईशान नहीं सोता है दिन में, तो वो उसको कमरे हम्म। से बाहर कर देता है, बोलो आप बाहर जाओ, मम्मा को सोना है। ओह, तो अभी इस सिचुएशन में भी हर्षित मुझे बहुत अच्छे से संभाल। सो केयरिंग एंड कंपैशनेट ही इज। और ये स्कूल में भी इसने कई बार ऐसे कारनामे किए हैं हर्षित ने, कि एक बार स्कूल में सब लोग गार्डन गए थे और एक बच्चा हम्म। बाय चांस कहीं गिर गया था, उसे चोट लग गई थी। हर्षित नोटिस कि वो बच्चा वहां गिरा हुआ है झाड़ियों के पीछे, उसे चोट लग गई। वो फटाक से मैम को वहां लेके गया, उस मैम का ध्यान वहां पे लाया, और फटाक मैम जल्दी से उस बच्चे को फिर हॉस्पिटलाइज किया। तो टीचर्स ऑल्सो क्राइंग कि इतनी इमोशंस, इतना ध्यान, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे में है। मैम का ध्यान उस तरफ लेके गया, मैम को लेके गया, उस बच्चे की जान बच पाई। मतलब कुछ इस तरीके का भी हर्षित ने कई बार किया है। मुझे लगता है कि जो इंसान पहली बार आपको पार्क में जिसने बोला इसको जीने का हक नहीं है, हर्षित ने उसको ये बताया कि मुझे भी जीने का हक है और मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। मतलब जो उस टाइम उस है ना, एक बड़े आदमी को एज एन एडल्ट ही शुड हैव थॉट दैट ये एक बच्चा है ना। एग्जैक्टली। लेकिन हर्षित ही हर दिन हर आज वो अपने एज कई पे लोगों प्रूव को कर रहा जीवन है। दे रहा है, मुझे तो 2 बार जीवन दे चुका है, 3 बार वही जीवन दे चुका है। वही वही वही। तो इसके बारे में एज ए पेरेंट आप दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? एनी पार्टिंग मैं वर्ड्स? मतलब मेरा सभी पेरेंट्स को एक ही मैसेज जाता है। एक तो आप अपने बच्चे को फुल्ली एक्सेप्ट करो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपने बच्चे पे विश्वास रखो, वो सब कर सकता है, वो सब सुन रहा है, उसके दिमाग खुला हुआ है, उसके दिमाग में सब जा रहा है। हाँ, कब निकल के आएगा ये आपको भी नहीं पता, लेकिन जिस दिन निकल के आएगा आप सरप्राइज हो जाओगे। तो समय दो अपने बच्चे को, क्योंकि वो आपके हिसाब से ढलने की कोशिश कर रहा है। आपको चाइनीज नहीं समझ में आती है, उसके लिए आपकी भाषा उसी तरीके की है। आज मैं आपको बोल दूं कि नहीं चाइनीज लैंग्वेज सीखो, आप नहीं सीख पाओगे, आप खुद भी परेशान हो जाओगे। तो उसकी जगह पे खुद को रख के देखो, शायद आप अपने बच्चे को बेटर समझ पाओगे और उसको बेटर उसका साथ दे पाओ। थर्ड थिंग, थेरेपिस्ट के भरोसे मत बैठो। थेरेपिस्ट सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है। जो थेरेपिस्ट आपको सिखा रहा है उस पे वर्कआउट तो आपको ही करना है, काम आपको ही करना है। आप काम करोगे तो आपका बच्चा आपको रिजल्ट देगा। थेरेपिस्ट 45 मिनट काम करेगा, आप 33 आवर्स काम करो। तो 1 घंटे में चमत्कार नहीं होगा, 23 आवर्स में चमत्कार होगा। आपको वो 23 आवर्स अपने बच्चे को देने हैं। आप देखिए, आपका बच्चा मैजिक करके दिखाएगा आपको, और वो क्या कर जाएगा जो न्यूरोटिपिकल भी नहीं कर पाता। वो एक बार फिर भी आपको छोड़ देंगे, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपके वो श्रवण बनेंगे जीवन में, जो आपको पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। तो अपने बच्चों का साथ दो, अपने बच्चे के साथ खड़े रहो। डोंट क्राई दीपा। Deepa, I can see the emotion. So what do you have to say, Deepa? नो वर्ड्स, हैट्स ऑफ टू मॉम। और मुझे Yeah. सबसे अच्छी बात भव्या की ये लगती है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। ऐसी कोई फैमिली, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम्स में नहीं है। सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है, इट्स जस्ट दैट हाउ यू फाइट विद इट। और मुझे वो चीज The दिल को never छू giving up गई, spirit. जब इतना सब स्ट्रगल करने के बाद इंसान कभी तो थकता है, बट यू डू नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि मैं जा रही थी सुसाइड करने, लेकिन आपके बेटे ने आपको जीवन दान दिया। तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल, हर किसी को समझ में आता है। और न्यूरोटिपिकल हो या न्यूरो डाइवर्स हो, हर किसी की अपनी खासियत है, हर किसी में अपनी कमियां हैं। हम में भी तो कमियां हैं ना, कितनी कमियां हैं हम है में। बहुत सारी। और भव्या की कहानी मैं लाना चाहती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो। हम अपने न्यूरोटिपिकल बच्चों से ही कितनी बार हैरान परेशान हो जाते हैं। मेरे सामने मैं इंदौर से हूँ, बहुत साल पहले मैं शायद कॉलेज में थी या कब थी, एक पेरेंट और चाइल्ड का मैंने सुसाइड केस सुना था, दैट इज स्टिल देयर इन माय हेड।
वो बच्चा था 10th ग्रेड में, उसके 10th बोर्ड्स थे, प्री बोर्ड्स चल रहे थे, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, माँ बेटे थोड़ी मेहनत करने लगे और पता नहीं क्या हुआ, कुछ एग्जाम का प्रेशर था, क्या था मुझे नहीं पता, उसकी न्यूज मैंने उतनी फॉलो नहीं की थी और उस एज में शायद उतना हम मीडिया होता भी नहीं था। उन्होंने कुछ तो वो क्योंकि बच्चा उस लेवल पे नहीं आ पा रहा था या पेरेंट उसको उस सब तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इट इज अ न्यूरोटिपिकल स्टोरी, न्यूरोटिपिकल बच्चा था, पेरेंट द मदर वाज अ प्रोफेशनल, शी वाज आई थिंक अ डॉक्टर और सम प्रोफेशनल, बट शी वाज ऑन अ गुड पोस्ट। वो दोनों मेहनत कर करके थक गए या पता नहीं मदर थक गई, बेटा थक गया, आई डोंट नो, लेकिन दोनों ने स्लीपिंग पिल्स खाई और वो हमेशा के लिए सो गए। द फादर इज स्टिल लेफ्ट टिल डेट वंडरिंग कि ये क्या और क्यों। एंड द फादर इज एन अकम्प्लिश्ड डॉक्टर, आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट ये चीजें होती हैं, हम थक जाते हैं और नहीं, you're थकावट में right. हम कितने गलत कदम ले लेते हैं। हम थैंकफुली भव्या के पास हर्षित था, हर्षित ने हाँ, फील किया, उसको एहसास हुआ कि मेरी माँ को कुछ हो रहा है। तो उनमें सेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते ना, बस उससे ज्यादा क्या करेक्ट। है। और जान के बहुत हम्म। अच्छा लगा कि ही स्टिल गोइंग टू स्कूल और उसने अपने अलावा, अपनी पेरेंट्स के अलावा और दूसरे बच्चों की वो हेल्प करता है। तो लेट अस बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल ऑफ देम। और करेक्ट। इसी थॉट के साथ में थैंक यू भव्या, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, कहानी जान के अच्छा लगा, थैंक थैंक यू यू। और थैंक यू सो मच ये दीपा, एपिसोड आपने बस यही तक, इसके बाद मुझे मुझे मौका कुछ दिया यहाँ आने का। एंड आप अपने बिजनेस के डिटेल्स शेयर कीजिए। और ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के बारे में सोच रहे हो, हाँ, उनके अडल्ट होने तक का इंतजार कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग देने के बारे में करेक्ट। सोच रहे हो, इट इज अ हाँ, गुड इनिशिएटिव। और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बस ये एपिसोड बस यही खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू। टेक केयर।